प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको आपकी 10th क्लास की मैथ से प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसका पहला क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बहुभुजों की समरूपता से रिलेटेड हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा समरूपता पर ध्यान देना पड़ेगा कि समरूपता क्या होती है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, समरूपता की परिभाषा कोई बहुत ऐसी बड़ी कठिन नहीं है कि जो समझ में ना आए। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है। वे आकृतियाँ जो एक जैसी शक्ल या आकार या रूप वाली होती हैं उनको हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कई बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति से मिलता जुलता हो, जिसको आप जानते हैं, उसकी कद काठी, उसका चेहरा, उसका रूप रंग, है ना, तो आप अनायास ही कह बैठते हैं कि देखो ये व्यक्ति फला फला जैसा है। ठीक है ना, तो इस टाइप की आकृतियाँ कहलाती हैं समरूप आकृतियाँ। लेकिन यहाँ पर कुछ और बातें भी जानने वाली होती हैं समरूप आकृतियों के संबंध में। तो चलिए उनको जान लेते हैं। जब दो आकृतियाँ या दो बहुभुज समान रूप वाले होते हैं, देखने में एक जैसे होते हैं, तो उनको हम कह देते हैं कि वो समरूप हैं। लेकिन उनमें कुछ शर्तें भी हैं। पहली शर्त ये है कि उनके जो संगत कोण हैं वो संगत कोण समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एक शर्त ये हुई। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि उनकी संगत भुजाओं में अनुपात समान होना चाहिए। यानी कि सीधी सादी भाषा में अगर हम कहें तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी समरूपता की परिभाषा, आप समझ गए होंगे। एक शब्द होता है सर्वांग समता। तो सर्वांग सम और समरूप, सर्वांग समता और समरूपता में थोड़ा सा एक अंतर होता है कि समरूप आकृतियाँ जो होती हैं वो रूप में तो एक जैसी होती हैं, लेकिन उनका जो आमाप है, उनकी जो साइज़ है वो छोटी बड़ी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक सर्वांग समता की बात करें तो सर्वांग समता में उनके रूप भी एक जैसे होने चाहिए, यानी कि वो समरूप तो होनी ही चाहिए, साथ में उनकी साइज़ यानी कि उनका आमाप भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए, तभी हम उनको सर्वांग सम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्नावली के प्रश्न। फर्स्ट नंबर पे पूछा गया है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। कोष्टक में दिया गया है सर्वांग सम या समरूप। तो वृत्त छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो सर्वांग सम तो वो होंगे नहीं, क्या होंगे? समरूप होंगे। तो यहाँ पर हम भर देंगे कि समरूप होते हैं। ठीक है, दूसरे में है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। यहाँ पर भी पूछा गया है समरूप होते हैं कि सर्वांग सम होते हैं। तो अब सभी एक जैसे नहीं होंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो यहाँ पर भी सर्वांग सम नहीं आएगा, क्या आएगा? समरूप आएगा। तो यहाँ पर हम समरूप भर देंगे। तीसरा है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया आपको समद्विबाहु या समबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते क्योंकि वो अलग अलग शक्ल के हो सकते हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज कोई भी हो, एक ही शक्ल का होगा वो, ठीक है ना, एक ही जैसे रूप का होगा। तो यहाँ पर हम भर देंगे समबाहु त्रिभुज, अर्थात सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा क्वेश्चन है इसी का, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण, तो मैंने अभी आपको बताया है जस्ट पहले कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो यहाँ मैं क्या भर दूंगा? बराबर, है ना। तथा दूसरा है इसका, उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हों, तो यहाँ पर भर दूंगा समानुपाती। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा उनके संगत कोण बराबर हो तथा
नंबर 2, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1 समरूप आकृतियाँ और नंबर 2 ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 के लिए, यानी कि समरूप आकृतियों के लिए। पहला एग्जाम्पल है सभी वृत्त। जी हाँ, सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, दूसरा उदाहरण है सभी वर्ग। तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होंगे? समरूप होंगे। चलिए अब हम नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 पे है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है सभी चतुर्भुज। क्योंकि चतुर्भुज अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई वर्ग होता है, कोई आपका आयत होता है, कोई समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो ये सभी आपस में समरूप नहीं हो सकते। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है सभी त्रिभुज। त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो जब सभी त्रिभुजों की बात हम करेंगे तो सभी त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होंगे। चलिए ये हमारा क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। एक चतुर्भुज ये है जिसकी प्रत्येक भुजा 1.5 सेंटीमीटर की है ना। और एक चतुर्भुज ये है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये शेप बने हुए हैं, ये शो करता है कि इसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं। लेकिन यहाँ पर चारों कोण 90 डिग्री के नहीं हैं, एक भी कोण इसमें 90 डिग्री का नहीं है। तो हमें बताना है कि ये चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं, ठीक है। तो आप 2 बहुभुजों की समरूपता की शर्तों को याद कर लीजिए एक बार, है ना, कि संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। तो यहाँ तो संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है, ये शर्त पूरी नहीं हो रही है। हाँ, आनुपातिकता जरूर आपकी लग रही है, ठीक है, कि संगत भुजाएं आनुपातिक हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुभुजों में एक शर्त से काम नहीं चलता, उसमें दोनों ही शर्तें लागू होनी चाहिए, ठीक है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।